नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। मई 2014 को देश में ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। 10 साल पुरानी एक गठबंधन सरकार की जगह एक पूर्ण बहुमत की सरकार ने ली थी। अच्छे दिन लाने के वादे के साथ आई इस नई सरकार के कार्यकाल का अब 1 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक देश के लोगों को अच्छे दिनों का है इंतजार। हां, इस नई सरकार का पहला कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर आज से जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन इस नए फाइनेंशियल ईयर में अच्छे दिन नहीं बल्कि महंगे दिनों का आगाज हुआ है। अब सवाल यह है कि सुधारों के नाम पर जनता पर बोझ लादने से ही क्या अच्छे दिन आएंगे? आज सियासत की बात में इसी पर चर्चा। तो मुद्दे की बात यह है कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बदल चुकी है आपकी जिंदगी। जी हां, अगर अभी भी एहसास नहीं हो रहा है तो गौर से अपने आसपास नजर डालिए। बदला बदला हुआ सा माहौल नजर आएगा। अच्छे दिनों की तलाश में आस लगाए बैठी देश की जनता के हिस्से आए हैं महंगे दिन। देखिए रिपोर्ट। रेल आरक्षण के काउंटर्स पर जमा भीड़ और हैरान परेशान लोग। यह असर है अप्रैल का। वित्तीय वर्ष 2015-16 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अच्छे दिनों की उम्मीद पाल रहे लोगों के हाथ लगी है मायूसी, क्योंकि एकाएक बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट महंगे होने से जहां लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं आरक्षण की मियाद 60 दिन से 120 दिन करने को लेकर भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इससे काफी फर्क पड़ेगा, गरीबों पे तो अधिकतर पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे रोज आते जाते हैं, हम लोग को सीधे दुगने दाम लिए जा रहे हैं। हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। अगर 1-2 रुपए ज्यादा होते तो कोई बात नहीं, पर अचानक से इस तरह से डबल करना बहुत ही गलत है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए आम आदमी के बारे में कि टैक्सेस को कम करें जितना कम कर सकते हैं, ताकि ये सहूलियत हो। अच्छे दिनों के सपने दिखाकर आर्थिक सुधार की गाड़ी तेजी से दौड़ाने का दम भर रही सरकार ने फंड जुटाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, जिसका असर दिखने लगा है आपकी जेब पर। फिर चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, रेडियो टैक्सी का इस्तेमाल हो, ब्यूटी पार्लर में जाना हो, हर चीज पर पड़ी है महंगाई की मार। सरकार ने इस बार के आम बजट में सर्विस टैक्स का दायरा 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। हालांकि इसे लागू करने के लिए अभी फाइनेंशियल बिल के पास होने का इंतजार है, लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि आपके हिस्से की बचत के बड़े हिस्से पर सरकारी कैंची चल चुकी है। इतना ही नहीं, अप्रैल मेनिया का असर जल्द ही मंडियों तक दिखने वाला है, क्योंकि रोड के जरिए माल ढुलाई अब 10% महंगी हो गई है। जाहिर है महंगी ढुलाई में लगे खर्च का एडजस्टमेंट भी हमारी और आपकी जेब से ही होगा। वहीं बैंकों की कई सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर आपको पेनल्टी के तौर पर जोर का झटका लगेगा। तो वहीं म्यूचुअल फंड खरीदना भी महंगा होगा, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड एजेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को मिलने वाली सर्विस टैक्स की छूट खत्म हो गई है। हालांकि एम्बुलेंस सेवाएं, बुजुर्ग पेंशन बीमा योजना, म्यूजियम, जू, टाइगर रिजर्व जैसी जगहों पर सर्विस टैक्स से छूट मिलेगी, लेकिन ये राहत के नाम पर सिर्फ झुंझुना है। तो लबोलुबाब ये है कि अच्छे दिनों के सपने अगर आपने देखे हैं तो कम से कम इस साल इसे भूल जाइए, क्योंकि महंगे दिन आ चुके हैं। सो जेब ढीली करने को तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ वाराणसी से आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अनूप मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त, जबकि हमारे साथ अरविंद मोहन जी जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ ही ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता कानपुर से हमारे साथ हैं। उनके साथ कुछ लोग भी हैं। ब्रजेश, सबसे पहले ये बताइए, आपके पास जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है या महंगे दिनों की शुरुआत हुई है? बिल्कुल अजीत, हम खुद इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से जब केंद्र की सरकार बनी थी तब सबने उम्मीद लगाई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या वाकई में इन लोगों के लिए अच्छे दिन है? आप ये बताइए, या वास्तव में आप लोगों के लिए अच्छे दिन है? ओवरऑल टैक्सेशन बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी और माल भाड़े वगैरह में भी ढुलाई में चार्जेस बढ़ा दिए हैं। सर्विस टैक्स बढ़ने से भी डबल
महंगाई आएगी इन सब जो माल ढुलाई और वो सब होता है तो। महंगाई से दिक्कत होगी। एक चीज ये बताइए, जिस तरह से डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में टैक्सेशन को बढ़ावा दिया गया है, उसके चलते किस तरीके से महंगाई का असर पड़ेगा? महंगाई तो बहुत मतलब मुश्किल है ना, पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये काफी दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात बहुत दिक्कत बात है। मैम एक चीज ये बताइए, कहते हैं गृहिणी किचन संवारती हैं, एलपीजी महंगी हो गई, 26 रुपए एलपीजी सिलेंडर महंगा कर दिया गया। क्या लगता है ये जो टैक्सेशन बढ़ रहे हैं, ये क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन है? नहीं, अच्छे दिन नहीं है। कुछ असर पड़ेगा इससे किचन पर, जिस तरह एलपीजी बढ़ रही, दूसरे डब्बा बंद खाद्य पदार्थ बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, हमारे हमारे साथ बने रहिए ब्रजेश। आगे फिर लोगों के पास जाएंगे। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ हैं अरविंद मोहन जी और आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अनूप मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों से भी सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप लोगों की राय क्या है। सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उस पर वो चलती हुई नजर आ रही है? क्या अच्छे दिनों की शुरुआत आपको झलक रही है, दिख रही है, या फिर महंगे दिनों की शुरुआत हो गई है, महंगे दिनों का आगाज हुआ है? अरविंद जी पहले आप बताइए। देखिए, जो चेंजेस किए गए टैक्स मामूली तौर पर बढ़ाना इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ एक कंप्लीटनेस ऑफ विजन नहीं दिखाई पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर एक तरफ सर्विस टैक्स बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं। लमसम अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये दोहरे चेंजेस की वजह से नहीं मिल रहा है जी। दूसरी बात जो दिखाई पड़ रही है, आप इमीडिएट जो टेम्पररी समस्या है देश के, या एडवांटेज है देश के सामने, पेट्रोलियम की कीमतें सस्ती हो गई, उसी को आप एक मान करके चल रहे हैं कि इससे महंगाई पर जो असर पड़ेगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जो मूल समस्या है महंगाई की, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से ये टैक्सेशन बढ़ाना मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। विशेष रूप से जब आप हिंदुस्तान की समस्या देख रहे हैं, कृषि पदार्थों की महंगाई, आपने चेक करने के लिए इस पूरे बजट में कोई इंटरवेंशन नहीं किया। आने वाले समय में आप देखेंगे साल भर के अंदर ही पेट्रोलियम की कीमतें फिर वापस बढ़ने लग जाएंगी, और कृषि पदार्थ की जो महंगाई है, जिस तरीके का वेदर दिखाई पड़ रहा है, ये सरकार के लिए सवाल। चलिए, आपकी बातों से साफ लग रहा है कि ये अच्छे दिनों का आगाज बिल्कुल नहीं कह सकते। प्रोफेसर अनूप, आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपकी क्या राय है? जी देखिए, मैं तो अरविंद मोहन जी से वाकिफ रखता हूं कि महंगाई तो आएगी, और अच्छे दिन की जहां बात है, अच्छे दिन अर्थशास्त्र के लिए हो सकता है, आम लोगों के लिए नहीं हो सकता। ये बात तो सही है कि सरकार अर्थशास्त्र फिर किसके लिए? सवाल ये है प्रोफेसर अनूप, आप जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन अर्थशास्त्र के लिए हो सकता है, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है, लोगों के लिए नहीं। अर्थव्यवस्था है किसके लिए? आखिर ये अर्थव्यवस्था लोगों के लिए ही तो है। देखिए, अर्थव्यवस्था पूरे देश के लिए है। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था ये होता है कि आप अच्छा माहौल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में या इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशी माहौल में रहें। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन करारोपण से या कर से आम आदमी पीड़ित होता है, ये बात सही है। और जो सर्विस टैक्स की बात हो रही है, निश्चित रूप से 12.36 से 14% होना, सभी चीजों का महंगा होना द्योतक है। अभी एक चीज और बताएं, अभी तो एक झटका और लगने वाला है आम लोगों को, ये केवल 14% नहीं रह जाएगा, ये स्वच्छ भारत सेस के नाम पर 2% और बढ़ने जा रहा है, इफेक्टिवली 16%। हम इसकी तह में जाएंगे, एक एक करके हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक बात रखने की कोशिश करेंगे। आपसे सबसे पहले, आपकी बातों से स्पष्ट बहुत नहीं हो पाया प्रोफेसर अनूप, कि आप क्या मानते हैं कि क्या ये महंगे दिनों का आगाज है या ये अच्छे दिनों की शुरुआत है? आपका इशारा किस तरफ है? देखिए, दो अलग चीज है। ये महंगे दिनों की शुरुआत है, लेकिन हो सकता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी शुरुआत आपको मानेगा। महंगा तो सरकार इसलिए, महंगाई से इसलिए नहीं बच सकते कि सर्विस टैक्स बढ़ गया है, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार धन लाएगी। आप दूसरे तरीके से शायद इसे कह रहे हैं। आम आदमी सीधी भाषा में बातें समझते हैं। अर्थशास्त्र की बहुत सारी बातें हैं, इस तरह के बहुत सारे नियम हैं, कायदे कानून है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, लोगों के रहन सहन को। लोग उसे उतने तरीके से नहीं समझते। जो बातें मोटी मोटी समझ में आती हैं सीधे तौर पर, हम वो सुलझा के रखना चाहते हैं लोगों के पास। अरविंद जी, क्या आपको लगता है सरकार क्या आसान तरीका अपना रही है? क्या वो आसान जो सॉल्यूशन होना चाहिए, हल होना चाहिए, वो करना चाह रही है, जिसके कारण इस तरह से टैक्सेस बढ़ाकर वो इस तरफ, इस दिशा में जाना चाहती है, जबकि इसके लिए जो एक सही, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसकी कहीं कमी दिख रही है? देखिए, जो टैक्सेस में परिवर्तन किया उसका औचित्य समझना मुश्किल हो रहा है
क्योंकि जिस आपको कोई प्लान नहीं दिख रहा है, सरकार उससे संसाधन सृजित कर रही है या कोई रेशनलाइजेशन कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस पूरे बजट में मोटे तौर पर टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग को छोड़ दिया गया है। जी जी। उसके बावजूद भी 2 टैक्सेस में परिवर्तन किया जाता है जिसका ओवरऑल फिस्कल बैलेंस पर प्रभाव नहीं है। हालांकि सरकार के सामने एक दिक्कत है कि आप जब टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जो प्रोजेक्शन था उससे कई दसियों हजार करोड़ का कम कलेक्शन हो पाया है, और लेकिन उसके साथ साथ कोई प्लान नहीं दिख रहा है। दूसरी समस्या दिख रही है कि बजट में हमेशा एक विजन आना चाहिए। हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात की तो गई, लेकिन एक क्लैरिटी कहीं पर नहीं आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल देश की एक बड़ी समस्या है कि हमने आज तक सेकंड जनरेशन रिफॉर्म नहीं किया है। आने वाली ग्रोथ आप कहां से लाएंगे, आने वाले समय में इन्फ्लेशन आप कैसे मैनेज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, करीब 1 ट्रिलियन रुपीस के बराबर का अनाज, खाद्यान्न, फल, सब्जी सब सड़ जाती है। इसके लिए हिंदुस्तान में एडिक्वेट बफर स्टॉक नहीं है। इस बार जब बारिश होना शुरू हुई, आलू से ही सारे गोदाम भर गए पूरे देश भर के, और आलू भी रखने की जगह नहीं रह गई। बाकी खाद्यान्न के लिए आपके पास जगह है ही नहीं। इसके निवेश के लिए आपने कोई काम नहीं किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप 2008 से महंगाई देखें, महंगाई आपकी हो रही है ऑयल सीड्स की वजह से, पल्सेस की वजह से, सब्जियों की वजह से, फलों की वजह से। ये वो चीजें हैं जो आज भी हिंदुस्तान के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा नहीं, और इस बजट में कोई प्रयास नहीं है कि हम उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म को वाइडन करें। अगर हम जो बात कहना चाह रहे थे, इस बजट में तो हमने गलती कर दी। हम जो बात कहना चाह रहे थे कि क्या सरकार किसी आसान हल के तहत ये सब कुछ कर रही है, आप उससे भी ज्यादा गंभीर बात कह रहे हैं सरकार को लेकर, यानी सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है, वो उसका डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो फिर इससे हासिल क्या होगा? हाँ, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस आसान समाधान भी नहीं हमने ढूंढने की कोशिश की। हमने किसी विजन के तहत काम नहीं किया। वित्त मंत्री ने इतना कहा कि कृषि एक बड़ी समस्या, चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स लाइंस नहीं क्रिएट करेंगे, वित्त मंत्री और पूरी सरकार सर के बल खड़े हो जाए, आने वाले 20 साल में महंगाई नियंत्रित नहीं कर सकती। चलिए, ये प्रोफेसर अनूप जो कह रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनूप जी, आप इसका क्या जवाब देंगे? अरविंद जी जिस तरीके से इस बात को रख रहे हैं, आखिर क्या माहौल बनाने से हासिल क्या हुआ? कब तक इस तरह से माहौल ही बनता रहेगा? उसका असर कब दिखेगा? देखिए, हम अरविंद जी की बात और आपकी बात से भी मत है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ेगी भी। सरकार के पास विजन अरविंद जी के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर सरकार ग्रोथ को लेकर एक विजन, ग्रोथ का विजन कहती है, तो अरविंद जी से जानना चाहते हैं कि कहां से धन आएगा ग्रोथ के लिए। अगर टैक्सेशन को सरल कर देंगे, इसी का जवाब तो दे रहे हैं अरविंद जी। अरविंद जी कह रहे हैं कि आप सरकार ने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं उसके तहत सरकार के राजस्व में भी कोई बहुत बड़ा इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिक्कत यह है नहीं, देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो सर्विस टैक्स में आपने बढ़ोतरी दिखाया है ना, उससे 2,90,000 करोड़ सरकार के पास आने जा रहा है। आप फिर आंकड़ों में जा रहे हैं। सवाल यह है कि आम लोगों तक पहुंचा क्या है और पहुंचने वाला क्या है, इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है, और इसमें कमियां पा रहे हैं लोग, कमियां पाई जा रही हैं। सवाल इसका, आप आंकड़ों को आप सत्य नहीं मानेंगे तो अर्थशास्त्र बेकार है। आंकड़ों को सत्य मानना पड़ेगा कि हमको इतना मिलने जा रहा है, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो आप विकास की बात करेंगे। देखिए, पहला सच ये है पैनिक जो होना चाहिए, ये बता दें। हम देखिए, हम लोग अर्थशास्त्र की बहुत मोटी बातें नहीं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि ये सारा नियम कानून इसी बात के लिए है, सारे कायदे इसी के लिए हैं कि आम लोगों को उसका फायदा मिले। जी देखिए, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बड़ी भारी समस्या है कि 2001 से 2010 अगर उनको बेटर सर्विस नहीं मिलेगा, अगर उनको बेटर माहौल नहीं मिलेगा। आप देखिए, बनारस जैसे शहर में आप देखिएगा कि यहाँ पर मॉल खुल रहे हैं, यहाँ पर क्वालिटी में यंग लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं तो उससे मिला क्या? यही तो सवाल है, क्या रोजगार मिला लोगों को? कहीं न कहीं क्या नौकरी मिली लोगों को? जो अनुमान जता रहे हैं अरविंद मोहन जी भी, जो बता रहे हैं कि राजस्व भी उतना मिलने का अनुमान नहीं है। बिल्कुल अनुमान है, 2,90,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। ये अनुमान को आप गलत नहीं मान सकते हैं। लोग बाहर अरविंद जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है जी। 2.2% इंक्रीज करके सर्विस टैक्स में 2.25 लाख करोड़ जनरेट, 2,90,000 करोड़ जनरेट होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। इतना अगर आप टोटल टैक्स देखेंगे, सर्विस टैक्स से कुल कितना जनरेट होता है, पहले ये देख लीजिए जी। हाँ, तो
देखिए, हम मूल प्रश्न से भटक रहे हैं। मुद्दा यह है कि 2001 से आज तक, जी मुझे अगर बोलने दें। जी अनूप जी 2000 से बोलने दें। अरविंद जी की बात अभी रखना चाहेंगे जी। हाँ, देखिए 2001 से 2010 जिसका हमारे पास फर्म डेटा है जी, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस बीच में हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 7.3% है, जिसमें इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट लगभग 7.5%, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9% और कृषि की ग्रोथ मात्र 2.8% है। और इस समय लगातार आपकी इंडस्ट्री और सर्विस नीचे जा रही है। वैश्विक मंदी का भी समस्या है, देश की भी समस्या है। और इस समय अगर आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि से ही बढ़ेगी, रूरल डेवलपमेंट से ग्रोथ आएगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ भी अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको रूरल सेक्टर से परचेजिंग पावर चाहिए, डिमांड चाहिए जी। हमने उस सेक्टर को मतलब बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ वित्त मंत्री ने कह दिया कि नाबार्ड 8 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट दे देगा। ये बजट का हिस्सा नहीं है, वो बजट के बाहर है जी। लेकिन आपने रूरल सेक्टर के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए कोई विजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का अहम हिस्सा है, जो 10 साल पहले हो जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात आपने कही है अरविंद जी। हम लोग तो ये समझते थे कि आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए, किसानों के लिए जिस तरह की बातें जो ऐलान किए जाते हैं उन पर भरोसा हो जाता है कि कुछ होगा, लेकिन आप उसमें भी जो खोखलापन है उसको बता रहे हैं। तो केवल और केवल पूंजीपतियों पर ध्यान रखकर माहौल बनाने से आखिर आम जनता को हासिल क्या होगा? और उस आम जनता को, उस मध्यम वर्ग को जिसने सबसे ज्यादा उम्मीदें पाले रखी इस सरकार से, मोदी सरकार से। तो आज से मोदी सरकार का कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, आज से इसकी शुरुआत हुई है। और क्या आगाज हुआ है महंगे दिनों का या अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ अरविंद मोहन और आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अनूप, और साथ ही कानपुर से हमारे संवाददाता हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश, आपके साथ जो लोग हैं मध्यम वर्गीय लोग ही हैं, और मध्यम वर्गीय लोगों की खास उम्मीद है इस सरकार से, रही है या है, जो भी कह लें। आखिर वो क्या मानते हैं? क्या मोह भंग हो चुका है इस सरकार से या कसर अभी भी बाकी है? बिल्कुल, खुद इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये बताइए, जितनी उम्मीदों के साथ सरकार को चुना था कि सरकार के अच्छे दिन जनता के लिए लेकर के आएगी, आपको लगता है कि अभी तक के जिस तरह से उपाय हुए हैं उसमें कहीं से आप लोग के अच्छे दिन हैं? अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं? नहीं, उम्मीदों से तो निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ नई सरकार आई थी वो उस उम्मीद में अभी खरी नहीं उतरी है। उनको महंगाई रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि महंगाई बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो समय समय पे ये खाद्य पदार्थ डिब्बों पे इन्होंने टैक्स बढ़ा के उसकी महंगाई बढ़ा दी है। 26 रुपए एलपीजी गैस में। आपको लगता है आपकी किचन कुछ सस्ती हुई है या महंगी हुई है? जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं? महंगी हुई है। महंगी हुई है जो कितनी उम्मीदें थी कि नई सरकार आ रही है, कुछ महंगाई कम करेगी, कुछ पूरी हो पाई? जी नहीं पूरी हो पाई है लोगों की उम्मीदें, और मोह भंग होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। प्रोफेसर अनूप मिश्रा वाराणसी से आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ। प्रोफेसर अनूप, आपको क्या लगता है सरकार की जो नीतियां हैं, जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इससे लगता है, जो आपने भी बातें कही हैं, कि लगता है जैसे सरकार, मोदी सरकार ये मान के चलिए कि 2025-30 तक उसी को बने रहना है, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। क्या ऐसा सोचा है सरकार ने? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार का विजन तो क्लियर है। जब अरविंद जी से मैं नाका रखता हूं, सरकार का विजन है विकास, और बात सही है कि विकास घर में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। और महंगाई, देखिए महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई को सरकार को रोकनी चाहिए, लेकिन महंगाई रोकने के नाम पर विकास ठप पड़ जाए, इसके बीच चयन करना पड़ेगा। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। पश्चिम बंगाल में महंगाई नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई सुविधा नहीं है, पश्चिम बंगाल के लोगों को अपने जीवन को स्तर बढ़ाने की प्रेरणा नहीं है, क्योंकि हर चीज, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां रोजगार नहीं है। अरे आखिर लोग कब तक इंतजार करेंगे? आपकी बातों से ये लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए आम लोगों की जो कमर है वो तोड़ दी जाए, महंगाई से ये स्थिति हो जाए, और हम इसलिए खुश होते रहे कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। ये किस तरह की अर्थव्यवस्था है अरविंद जी? आम आदमी इसको किस तरीके से देखे? देखिए अरविंद जी, देखिए ग्रोथ के लिए जिस स्टेज पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है,
मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है महंगाई के नियंत्रण में और ग्रोथ के बीच में। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है जी। आज हम उस दोराहे पे खड़े हैं जहां ग्रोथ तभी होगी जब आप, क्योंकि दोनों का इंटरवेंशन एक ही होने वाला है जी। ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ होंगे, इन्फ्लेशन भी मैनेज हो जाएगा और ग्रोथ भी होगा। आपको अर्थव्यवस्था को सही दिशा देनी होगी। और ये कहना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा कि क्योंकि हमने ग्रोथ की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाने की कोशिश की है इसलिए महंगाई को हमें वहन करना ये गलत है। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि नहीं। अब फाइनल कंक्लूजन पर ये बता दीजिए कि क्या आपका भी एक अर्थशास्त्री होने के नाते मोह भंग हो चुका है या अभी भी थोड़ी बहुत कसर कहें या उम्मीद कहें बाकी है, नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में? क्या सोचते हैं आप अरविंद जी? नहीं, मेरा मानना है कि अभी अर्ली होगा, अभी हमें मोह भंग नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अपेक्षा थी पूरी तरह सरकार उस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी है। नहीं उतरी ये अहम बात है। और आज से चूंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और इसलिए लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ी हैं और इस पर चर्चा भी काफी तेज है और लोग देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में सरकार उनके लिए क्या खास कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद मोहन जी, प्रोफेसर अनूप मिश्रा आपका, और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी संगम।